हेलो दोस्तों, वेलकम टू माधवी रिजल्ट्स। दोस्तों, हम लोग एसएससी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देख रहे हैं। आज का हमारा सेशन, ठीक है, 14th सेशन चल रहा है, ठीक है, 14वां लेक्चर चल रहा है। तो दोस्तों हम देखते हैं आज का पहला प्रश्न क्या कह रहा है आपसे, ठीक है। और इन प्रश्नों का आप अच्छे से सारे प्रश्नों का करेंगे, ठीक है ना। ये सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में पूछा हुआ है, तो अच्छे से एनालाइज करेंगे, ठीक है, कि क्वेश्चन कैसे बनाए जाते हैं, ठीक है ना। चलिए दोस्तों, हम आज का पहला प्रश्न देखते हैं, ठीक है। पहला प्रश्न क्या कर रहा है आपसे, देखो ये क्वेश्चन इन्होंने एमटीएस में पूछा है और 2024 में इसमें प्रश्न कर रहा है आपसे। ये क्या पूछ रहे हैं, ठीक है बालक, आपसे पूछ रहे हैं विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स, ठीक है, क्या पूछ रहे हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स इंटेल्स इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन मैटर ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, ठीक है ना। निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद सार्वजनिक रोजगार के मामले में अवसर की समानता को शामिल करता है, ठीक है। तो कौन सा आर्टिकल है, आपके सामने चार ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन ए है आर्टिकल 15, ऑप्शन बी है आर्टिकल 17, ऑप्शन सी है आर्टिकल 14 या ऑप्शन डी है आर्टिकल 16। तो इन क्वेश्चन का आंसर करेंगे और बताएंगे कि इसका आंसर क्या होगा, ठीक है। आपको मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए 5 सेकेंड दूंगा, ठीक है ना। तो नाउ यू हैव टू डू दिस क्वेश्चन। आई होप आपने इसका आंसर कर लिया होगा, ठीक है ना। तो बेसिकली ये रिजर्वेशन के बारे में बात करता है, ठीक है ना। अगर लेमैन में इसको बोला जाए तो इसको हम रिजर्वेशन कहते हैं। और रिजर्वेशन, ठीक है, आपको इसका आंसर जो होगा, सही आंसर जो होगा वो ऑप्शन डी होगा, ठीक है। ऑप्शन डी आर्टिकल 16, ठीक है ना। आर्टिकल 16 अनुच्छेद 16 जो है, ठीक है, ये किसके बारे में डील करता है कि आपके इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन मैटर ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, ठीक है। तो इसको रिजर्वेशन कहते हैं। और आपको मैं बता दूं कि इंडिया में प्रेजेंट सिनेरियो में जो रिजर्वेशन का क्राइटेरिया भी जो है, ठीक है ना, वो अभी जो दिया जा रहा है, ठीक है। तो अभी एससी कैटेगरी को, ठीक है, कितना दिया जा रहा है, शेड्यूल कास्ट को कितना दिया जा रहा है, 15%, ठीक है। शेड्यूल ट्राइब्स को दिया जा रहा है आपको 7.5%, ठीक है। ओबीसी को कितना दिया जा रहा है, ओबीसी को आपका दिया जा रहा है 27%। और ईडब्ल्यूएस को, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन को दिया जा रहा है 10%, ठीक है। और हमारे संविधान में ओरिजिनली आप देखेंगे तो जो रिजर्वेशन क्राइटेरिया है वो दो आधारों पे दिया जाता है। पहला है आपका सोशली एंड दूसरा है एजुकेशनली। तो सोशली एंड एजुकेशनली बेसिस पे रिजर्वेशन दिया जाता है, ठीक है ना। इसको आप याद रखेंगे, ठीक है। चलिए दोस्तों, हम लोग अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है आपसे, ठीक है। क्वेश्चन 2 आपसे क्या कर रहा है, देखते हैं। क्वेश्चन 2 आपसे पूछ रहा है, ठीक है। देखो ये क्वेश्चन इन्होंने एमटीएस में पूछा हुआ है और 2024 में इन्होंने प्रश्न करा है, ठीक है। तो क्वेश्चन आपसे क्या कर रहे हैं, विच आर्टिकल, ठीक है ना। यहाँ पे क्या आर्टिकल के बारे में आपसे बात कर रहे हैं, पूछ रहे हैं कि विच आर्टिकल स्टेट्स दैट it shall be the duty of every citizen of India to abide by the constitution and respect करना है, ठीक है ना, ठीक है, सम्मान करना, respect its ideal and institution, the national flag and national anthem, ठीक है। तो किस फंडामेंटल ड्यूटी में हमें ये बताया जाता है कि हमें किसका रेस्पेक्ट करना है, आइडियल्स एंड इंस्टीट्यूशन का, नेशनल फ्लैग का और नेशनल एंथम का, ठीक है। तो आपके सामने चार ऑप्शन दिए गए हैं। ए कहता है आर्टिकल 51 ए क्लॉज ए, ठीक है। ऑप्शन बी है 52, ऑप्शन सी है आर्टिकल 14, ठीक है। और ऑप्शन डी है आर्टिकल 54 बी। तो बताइए इसमें से इसका सही आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर क्या होगा। क्वेश्चन 2 का आंसर करेंगे बालक और बालिके।
आई होप आपने इसका आंसर कर लिया होगा, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए। ऑप्शन ए, आर्टिकल 51 ए, ठीक है, आर्टिकल 51 ए सब क्लॉज ए जो है, ठीक है, ये जो फंडामेंटल ड्यूटी है किसके बारे में बात करता है, ये बात करता है कि आप आइडियल्स और इंस्टीट्यूशन को रिस्पेक्ट करेंगे, नेशनल फ्लैग को रिस्पेक्ट करेंगे और हमारे नेशनल एंथम को भी रिस्पेक्ट करेंगे, ठीक है ना। तो आपको मालूम होना चाहिए, इन पॉइंट्स को भी आप याद रखेंगे कि जो फंडामेंटल ड्यूटी है, ठीक है, वो आर्टिकल 51 ए में आता है और पार्ट 4 ए में, ठीक है। और फंडामेंटल ड्यूटीज जो क्या है, नॉन जस्टिसिएबल है, ठीक है यार, नॉट एनफोर्सेबल बाय द लॉ, कोर्ट के द्वारा, कानून के द्वारा एनफोर्स नहीं किया जाता है, ठीक है ना। तो इसको आप कह सकते हैं कि नॉन जस्टिसिएबल है, ठीक है ना। आपका फंडामेंटल ड्यूटीज जो है नॉन जस्टिसिएबल है इन नेचर या फिर नॉट एनफोर्सेबल बाय द लॉ और कोर्ट, ठीक है। तो इनको आप याद रखेंगे, ठीक है। चलिए अब हम अपने क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं बालक, ठीक है। क्वेश्चन 3 देखते हैं कि क्वेश्चन 3 आपसे क्या पूछ रहे हैं। क्वेश्चन 3 सेइंग कि the fundamental rights subcommittee of the constituent assembly was headed by whom। तो फंडामेंटल राइट्स सब कमिटी जो है ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली किनके द्वारा हेड किया गया था, ठीक है ना। ठीक है, तो आपके सामने 4 ऑप्शन दिए गए हैं, ठीक है। अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी, तो आपके सामने 4 ऑप्शन है। पहला है अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर, ऑप्शन बी है जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन सी है जेबी कृपलानी, ऑप्शन डी है हरनाम सिंह, ठीक है। तो बताइए इस कमिटी के फंडामेंटल राइट्स सब कमिटी के हेड कौन थे, अध्यक्ष कौन थे, ठीक है। तो इसका आप सही आंसर करेंगे बालिके। आई होप आपने इसका आंसर कर लिया है, ठीक है ना। तो इनका जो सही आंसर है ये ऑप्शन सी जेबी कृपलानी, ठीक है ना। जेबी कृपलानी वाज द, ठीक है, वाज द हेड ऑफ दिस कमिटी, ठीक है। तो चलिए अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं बालिके, ठीक है ना। क्वेश्चन 4 क्या कर रहा है इसको हम देखते हैं, ठीक है ना। देखो ये क्वेश्चन भी एमटीएस में पूछा इन्होंने और 2024 में प्रश्न करा है, तो आप इसको इन क्वेश्चन को अच्छे से देखेंगे, ठीक है ना। तो क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, क्वेश्चन 4 आपसे क्या पूछ रहा है कि अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 51 of the Indian Constitution, Article 51 of the Indian Constitution, it is the fundamental duty of every person to uphold and protect the what, sovereignty, unity and dash, ठीक है ना। तो आर्टिकल 51 के तहत हमें प्रत्येक नागरिक क्या चाहिए, क्या करना है, किसको प्रोटेक्ट करना है, सोवरेनिटी, यूनिटी एंड डैश, और किसको। तो आपके सामने 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन ए क्या बोलता है, स्पिरिचुअलिटी ऑफ इंडिया, ऑप्शन बी हार्मनी ऑफ इंडिया, ऑप्शन सी डाइवर्सिटी ऑफ इंडिया, या ऑप्शन डी इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया। तो इनका, ठीक है, इनमें से इनका सही आंसर क्या होगा बालक, बताइए क्वेश्चन 4 का आंसर क्या होगा। आई होप आपने इसका आंसर कर लिया होगा, और दो इसका राइट आंसर है बालक क्या है, ऑप्शन डी, क्या है, ऑप्शन डी इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया, ठीक है। हमें हर एक नागरिक को किसको प्रोटेक्ट करना है, ठीक है, किसको करना है, आपको सॉवरेनिटी को करना है, देन यूनिटी, देन इंटीग्रिटी, ठीक है ना। इनको हमें अपहोल्ड एंड प्रोटेक्ट करके रखना सभी नागरिक की जिम्मेदारी बनती है, ठीक है। और आपको मैं बता दूं यहाँ पे फंडामेंटल ड्यूटी की बात हो रही है,
तो फंडामेंटल ड्यूटी हमारे ओरिजिनली संविधान में ऐड नहीं किया गया था, ठीक है ना, इसको याद रखेंगे। ठीक है, ये कब ऐड किया गया था? ये किया गया था बाय द 42nd अमेंडमेंट 1976। ठीक है, 42वां संशोधन 1976 में आपके फंडामेंटल ड्यूटीज को हमारे संविधान में ऐड किया गया था। और इस समय कौन सी कमेटी थी, किस कमेटी के रिकमेंडेशन से हुआ था ये था, कमेटी का नाम था आपका, याद रखेंगे, स्वर्ण सिंह कमेटी। इस कमेटी का क्या नाम था बालक? स्वर्ण सिंह कमेटी। ठीक है, तो ये इन पॉइंट्स को याद रखिएगा। ठीक है, डायरेक्ट क्वेश्चन बनते हैं यहाँ से, आपसे पूछ देंगे कि किस कमेटी के द्वारा फंडामेंटल ड्यूटीज को रिकमेंड करा गया था, तो वो है आपका स्वर्ण सिंह कमेटी। ठीक है, इसको याद रखिएगा। चलिए अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं बालिके। ठीक है, और देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 5 आपसे क्या कह रहा है। ठीक है ना, क्या पूछ रहा है आपसे? ठीक है, तो देखिए ये भी एक क्वेश्चन एमटीएस में पूछा हुआ है, एसएससी एमटीएस में पूछा है इन्होंने, और 2024 में इन्होंने करा है क्वेश्चन को। और आपसे ये प्रश्न क्या कर रहे हैं बालक कि फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज, ठीक है ना, कंट्रीज के बारे में बात कर रहे हैं, कंट्री के बारे में पूछ रहे हैं कि वाज द कॉन्सेप्ट ऑफ फंडामेंटल ड्यूटी बोरो। सिंपल सा बात ही पूछ रहे हैं कि फंडामेंटल ड्यूटी हमने कहां से बोरो किया है या फिर अडॉप्ट किया है। तो आपके सामने 4 ऑप्शन है, ए ऑस्ट्रेलिया, बी रशिया, सी आयरलैंड, डी यूएसए। तो बताइए इनका आंसर क्या होगा? हमने फंडामेंटल ड्यूटी को कहां से बोरो किया है? क्वेश्चन 5 का आंसर करेंगे बालक और बालिके। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि हमने कहां से इसको बोरो किया है। आई होप आपने इसका आंसर कर लिया होगा। और राइट आंसर है क्वेश्चन 5 का, जो राइट आंसर है बालक वो है रशिया। क्या है? रशिया। हमने रशिया से ही क्या किया है, क्या परचेस किया है, बोरो किया है। तो फंडामेंटल ड्यूटीज को हमने रशिया से परचेस किया है। और दैट टाइम रशिया का क्या नाम था उस समय? ठीक है, उस समय हम इसे यूएसएसआर के नाम से जानते थे, यूएसएसआर। ठीक है, इसका क्या फुल फॉर्म होता है? यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक। ठीक है, इसको याद रखिएगा। ठीक है, आपसे यहाँ पे इसने प्रश्न करा है, कंट्री का नाम पूछा है। ठीक है, ठीक है, तो इसको याद रखिएगा। बट दैट टाइम क्या था ये? रशियन, दैट टाइम क्या था ये? यूएसएसआर था। ठीक है ना, तो और यूएसएसआर का फुल फॉर्म क्या होता है? यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक। इन चीज को आप याद रखेंगे। ठीक है, चलिए अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं बालक। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कर रहा है आपसे, देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है, क्या पूछ रहे हैं आपसे कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, ठीक है ना, डीपीएसपी के बारे में आपसे बात कर रहे हैं, आर इन्फ्लुएंस्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग। ठीक है, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत निम्नलिखित में से किससे प्रभावित होते हैं? इनमें से कौन सा है, ठीक है, जिससे प्रभावित होते हैं? तो आपके सामने 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन ए है गांधीयन फिलॉसफी, ऑप्शन बी है रूल ऑफ लॉ, ठीक है, इंग्लैंड, सी है अमेरिकन डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस, और डी है फ्रेंच डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स। तो बताइए इसका आंसर क्या होगा? यहाँ पे गांधीयन सॉरी क्या है, डीपीएसपी कौन इन्फ्लुएंस करता है? ठीक है, इसको बताइए। क्वेश्चन नंबर 6। आई होप आपने इसका आंसर कर लिया होगा, और जो राइट आंसर है वो है डीपीएसपी जो यहाँ प्रभावित होता है, वो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ठीक है, गांधीयन फिलोसफी से, ठीक है ना, गांधीयन फिलोसफी से डीपीएसपी प्रभावित होते हैं, इन्फ्लुएंस होते हैं। और आपको मैं बता दूं यहाँ पे पॉइंट याद रखिएगा, यहाँ पे, ठीक है ना, डीपीएसपी को 3 भागों में बांटा गया है। इसका 3 क्लासिफिकेशन किया गया है, क्लासिफाई इनटू 3 पार्ट्स। ठीक है, तो याद रखिएगा डीपीएसपी को 3 भागों में बांटा गया है। तो पहला है आपका सोशलिस्ट प्रिंसिपल, इसको याद रखिएगा, सोशलिस्ट प्रिंसिपल्स। नेक्स्ट वन इज योर क्या है? गांधीयन प्रिंसिपल। थर्ड वन इज योर लिबरल इंटेलेक्चुअल प्रिंसिपल, है ना।
तो डीपीएसपी को 3 भागों में बांटा गया है। पहला है सोशलिस्ट प्रिंसिपल, सेकंड वन इज गांधीयन एंड थर्ड वन इज लिबरल। तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या हो, किससे प्रभावित है, तो यहाँ पे ऑप्शन में आपको गांधीयन दिख रहा है, तो दैट्स आंसर इज गांधीयन, ठीक है ना। चलिए अब हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं बालिके। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है बालक आपसे। क्वेश्चन 7 देखो, ये भी एसएससी एमटीएस में पूछा हुआ है और 24 में इन्होंने प्रश्न करा है। तो आपसे क्या प्रश्न कर रहे हैं बालक, प्रमोशन ऑफ एजुकेशनल एंड इकोनॉमिक इंटरेस्ट ऑफ शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, ठीक है, एंड अदर बिगर सेक्शन कम्स अंडर विच आर्टिकल, किस आर्टिकल में आते हैं ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो आपके सामने 4 ऑप्शन दिए हैं, आर्टिकल 36 में आता है, या ऑप्शन बी आर्टिकल 66 में आता है, या ऑप्शन सी आर्टिकल 56 में आता है, या ऑप्शन डी आर्टिकल 46 में आता है। तो बताइए किस पार्ट, कौन सा आर्टिकल है जो शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स और अदर बिगर सेक्शन के बारे में डील करता है। क्वेश्चन 7 का आंसर करेंगे बालक एंड बालिके दोनों। आई होप आपने इसका आंसर कर लिया होगा, और इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी, ठीक है ना। क्या है ऑप्शन डी जो है आर्टिकल 46 अनुच्छेद 46 जो है ये किसके बारे में बात करता है, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स और अदर बिगर सेक्शन के बारे में बात करता है बालक, ठीक है। और आप इसको याद रखिएगा। और मैंने आपको बताया कि डीपीएसपी जो है, डीपीएसपी जो है हमने डीपीएसपी को कहां से बोरो किया है, ठीक है, याद रखिएगा। डीपीएसपी को हमने आयरलैंड से बोरो किया है, ठीक है ना। कहां से परचेज किया हमने इसको, आयरलैंड से परचेज किया है, ठीक है, जिसको हम आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन भी कहते हैं, ठीक है। हमने डीपीएसपी को आयरलैंड से परचेज किया है, आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन को परचेज किया है, ठीक है, इसको याद रखिएगा। और हमने फंडामेंटल ड्यूटीज को कहां से लिया है, तो यूएसएसआर रशिया से लिया है। डीपीएसपी को आयरलैंड आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है। और अगर आपको फंडामेंटल राइट्स के बारे में बात करें कि फंडामेंटल राइट्स हमने कहां से बोरो किया है, तो फंडामेंटल राइट्स हमने अमेरिका से, यूएसए से लिया है, ठीक है, तो याद रखिएगा। चलिए अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं बालक। क्वेश्चन नंबर 8 आपसे क्या पूछ रहा है, ठीक है ना। देखो क्वेश्चन नंबर 8 इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इसको देखिएगा ध्यान से। क्वेश्चन 8 क्या कह रहा है बालक, आपसे पूछ रहे हैं द यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज, ठीक है ना, ठीक है, बेसिकली राइट टू वोट के बारे में बात कर रहे हैं यहाँ पे। यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज अप्लीकेबल टू इंडियन सिटीजन्स फ्रॉम द एज, ठीक है ना, किस एज में यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज जो है अप्लाई होता है, ठीक है ना, आपका राइट टू वोट, ठीक है, कौन से एज में आपको मिलता है, ठीक है। तो ऑप्शन है 18 ईयर्स, ऑप्शन बी है 22 ईयर्स, या ऑप्शन सी है 21 ईयर्स, या ऑप्शन डी 17 ईयर्स, ठीक है। बताइए क्वेश्चन 8 का आंसर बताइएगा। आई होप आपने इसका आंसर कर लिया होगा, ठीक है ना। तो इसका जो राइट आंसर है, ठीक है, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। जो वोटिंग एज है हमारे यहाँ कितना है, 18 ईयर्स है वोटिंग एज। और पहले ये हमारा जो वोटिंग एज था वो 21 ईयर्स था, कितना था पहले, 21 ईयर्स, 21 साल था पहले। फिर हमने इसको रिड्यूस करके, ठीक है, 18 साल कर दिया। तो आप याद रखिएगा, यहाँ पे आपसे एक प्रश्न करेंगे कि किस अमेंडमेंट के तहत हमने, ठीक है, 21 वोटिंग एज को 21 साल से घटाकर हमने 18 साल किया था। तो इसको याद रखिएगा, 61st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1988, ठीक है ना। 61st अमेंडमेंट 1988 में, ठीक है ना, कितने में, 61st अमेंडमेंट 1988 में हमने क्या किया था, अपने वोटिंग एज को, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज को 21 साल से घटाकर 18 साल कर दिया था। तो इसको याद रखिएगा, ये क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है, इसको इसके बारे में क्वेश्चन कर सकते हैं, ठीक है ना, प्रश्न आपसे पूछे जा सकते हैं, तो इसको याद रखिएगा। चलिए अब अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ चलते हैं बालक, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है आपसे,
क्वेश्चन नंबर 9 देखो, एमटीएस 2023 में इन्होंने प्रश्न करा है, ठीक है, ये 2023 में पूछा हुआ है, एमटीएस में ही क्वेश्चन पूछा है इन्होंने पूछा है कि व्हाट इज द सोर्स के बारे में पूछा, सोर्स ऑफ डीपीएसपी, व्हाट इज द सोर्स ऑफ डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, ठीक है। तो आपके सामने चार ऑप्शन दिए हैं। ऑप्शन ए क्या कह रहा है, द इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शन फ्रॉम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, ठीक है। ऑप्शन बी, द इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शन फ्रॉम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, ठीक है, 1935। और ऑप्शन सी है द इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शन फ्रॉम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, ठीक है, और द इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शन फ्रॉम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1947। तो बताइए डीपीएसपी का सोर्स कहां से है, कहां से लिया हमने, ठीक है, इसका सोर्स पूछ रहा है डीपीएसपी का, बताइए। क्वेश्चन 9 का आंसर करेंगे। आई होप आपने इसका आंसर कर लिया होगा, ठीक है ना। तो राइट आंसर है, ठीक है, ऑप्शन बी। क्या है ये, ऑप्शन बी, द इंस्ट्रूमेंट ऑफ, जो इसका सोर्स है डीपीएसपी का वो है द इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शन फ्रॉम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, ठीक है। और यहाँ पे एक दो पॉइंट, आप एक पॉइंट और है देखिएगा, डीपीएसपी का, ठीक है, डीपीएसपी का एम क्या है, ठीक है ना। अगर आपसे एम के बारे में पूछेंगे तो याद रखिएगा वेलफेयर स्टेट बनाना होता है, टू क्रिएट वेलफेयर स्टेट, और टू प्रोवाइड, ठीक है, सोशल और इकोनॉमिक जस्टिस, ठीक है, याद रखिएगा। दो इसके एम है, टू क्रिएट सोशल वेलफेयर स्टेट, देन सेकेंड वन इज टू प्रोवाइड सोशल एंड इकोनॉमिक जस्टिस, याद रखिएगा, ठीक है ना। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं बालिके, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है बालक, ये आज इस सेशन का लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है, ये भी क्वेश्चन इन्होंने एमटीएस में पूरा करा है और 2023 में क्वेश्चन किया है इन्होंने, ठीक है, इसको देखिएगा। तो क्वेश्चन आपसे क्या कर रहे हैं कि विच आर्टिकल, ठीक है, यहाँ पे आर्टिकल के बारे में बात कर रहे हैं, अनुच्छेद के बारे में बात कर रहे हैं कि विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन सिक्योर अ डिसेंट स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग विद अ लाइवेबल बेस सोशल एंड कल्चरल अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल वर्कर्स, ठीक है ना। तो आपके सामने चार ऑप्शन दिए गए हैं, ऑप्शन ए आर्टिकल 43, ऑप्शन बी आर्टिकल 40, ऑप्शन सी आर्टिकल 39, ऑप्शन डी आर्टिकल 41, ठीक है। तो इसका आंसर करेंगे, ठीक है। 21 डीपीएससीबी के बारे में पूछ रहे हैं, ठीक है ना, इसमें से कौन सा आर्टिकल है, तो क्वेश्चन 10 का आंसर करेंगे। आई होप आपने इसका आंसर कर लिया होगा, ठीक है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, ठीक है ना, ऑप्शन ए जो है आर्टिकल 43 इज द राइट आंसर, ठीक है ना। तो आर्टिकल 43 जो है ये इसके बारे में बात करता है, स्टैंडर्ड ऑफ डिसेंट स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, ठीक है। और ये आपका डीपीएसपी में ही आता है, और आपको मालूम है कि डीपीएसपी इस आर्टिकल को डील करता है 36 टू लेके डीपीएसपी 36 टू लेके 51, ठीक है ना। आर्टिकल 36 टू 51 डील करता है और पार्ट 4 में आता है, याद रखिएगा इसको, ठीक है। और डीपीएसपी आपका नॉन जस्टिसेबल ही नेचर होता है, ठीक है। तो आई होप दोस्तों कि आपको ये सीरीज अच्छा सेशन अच्छा लग रहा होगा सीरीज, ठीक है ना। तो मैं आपके लिए डेली आपको ये सेशन लेकर आऊंगा, ठीक है। तो इन क्वेश्चन को आप अच्छे से एनालिसिस करेंगे और यहाँ से आप जो भी नेक्स्ट एग्जाम में जो भी नेक्स्ट प्रश्न निकल सकता है उसको हम देखेंगे, ठीक है ना। तो चलिए दोस्तों आज का सेशन हम समाप्त करते हैं, और अगर आपको ये सेशन अच्छा लग रहा है, सीरीज अच्छा लग रहा है, तो आप हमारे चैनल माधुरी जेल्स को लाइक कर सकते हैं, ठीक है, शेयर कर सकते हैं और सब्सक्राइब कर सकते हैं, ठीक है। और अच्छा लगे तो कमेंट भी कीजिए, ठीक है ना। तो तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।